So dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all on my YouTube channel Pharma Learning। तो आज मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और दिस इज़ ए सेकेंड पार्ट ऑफ माई दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आज सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक जो अब्स्ट्रैक्ट है उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं। जबकि मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बता दिया आपको कि रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल का कौन कौन सा टाइटल होता है, उसमें कितने सब पार्ट्स होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, टाइटल कैसे लिखना चाहिए एक पेपर का, ये मैंने सारा पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट को लिखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप आ जाता है दैट मीन यू विल फर्स्टली कंप्लीट योर पेपर। आप कभी भी एब्स्ट्रैक्ट लिखें तो देन यू शुड राइट योर पेपर, आइदर यू आर राइटिंग ए रिव्यू और आइदर यू आर राइटिंग ए रिसर्च। आप चाहे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं चाहे आप एक रिव्यू पेपर लिख रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि पहले तो आपको क्या करना है, पूरा पेपर कंप्लीट लिखना है। कहाँ से लेकर, फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन, आपको वहाँ तक पूरा कंप्लीट पेपर लिखना है। अगर आप चाहें तो एक रफ टाइटल आप ले सकते हैं एट द इनिशियल टाइम, उसको बाद में आप फाइनलाइज भी कर सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट यू कंप्लीट योर पेपर, कीप इट इन शॉर्ट एज रिक्वायर्ड। उसको अपने आप पेपर के अकॉर्डिंग इतना छोटा करें जितना आपको चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया कि एब्स्ट्रैक्ट कितना बड़ा लिखना चाहिए हमें। नेक्स्ट, फ्रेम अब्स्ट्रैक्ट इन द सेम ऑर्डर लाइक ए पेपर। वो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बैकग्राउंड आता है। आपका बैकग्राउंड आएगा, उसके बाद आपका मेथड आएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका कंक्लूजन आएगा। तो एज सच इट विल लुक लाइक ए पेपर। उसके बाद आ जाता है गेट आइडिया फ्रॉम दी जर्नल। जिसमें भी आप इसको पब्लिश करने जा रहे हैं उस जर्नल की गाइडलाइंस को फॉलो करें। देन यू शुड रिड्यूस द वर्डिंग ऑफ योर पेपर। उसका कितना साइज आपको कम करना है, जर्नल की गाइडलाइन को फॉलो करें। देन प्रिपेयर फर्स्टली रफ ड्राफ्ट। पहले जब एब्स्ट्रैक्ट बनाएं तो उसका एक रफ ड्राफ्ट ले लें। तो जो रफ ड्राफ्ट है, जो आपने रफली लिखा है, उसको आप एक साइंटिफिक पर्सन को, जहाँ कोई आपका कुलीग है, तो उसको बोलें कि इसको रीड करें कि इसमें अच्छा लग रहा है कि जो मैंने किया वो एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। सो ही विल रीड एंड योर पार्टनर विल चेक इट वेल। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन। तो आपके रिव्यू का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, आइदर यू आर राइटिंग रिव्यू और ए रिसर्च। डिफाइन एंड इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। तो जब भी दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है तो आप अपने बारे में बोलते हैं, और जब भी आप अपने रिव्यू का इंट्रोडक्शन देंगे तो आप रिव्यू के बारे में बताएंगे। सो इट इज़ मस्ट इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस डिजीज़ पे आपने रिव्यू लिखा है उसको इंट्रोड्यूस करें। अच्छा, कितनी लाइनों में करना चाहिए, 3 लाइनों में, 5 लाइनों में। क्यों? क्योंकि आपको वर्डिंग का भी ध्यान रखना है, बिकॉज इन सम जर्नल दे नीड ए 500 वर्ड्स फॉर इंट्रोडक्शन। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको 2-3 लाइनों में अच्छा डिफाइन कर दें कि आपका डिजीज क्या है और जिस पे आप काम करने जा रहे हो वो क्या है। द सेकेंड पार्ट इज रैशनल एंड बैकग्राउंड और पॉसिबल मैकेनिज्म। तो दोस्तों जब आपने अपने रिव्यू के लिए उसको डिफाइन किया और डिफाइन करने के बाद डिजीज को डिफाइन किया जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसके बाद उसमें कुछ बैकग्राउंड बताएं कि पहले क्या हो चुका है, कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो सफ़र कर रहा है इस डिजीज से। सपोज ये डायबिटीज़ है तो इतने लोग इंडिया में और इतने लोग वर्ल्ड वाइड दे आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़। उसका एपिडेमियोलॉजिकल डाटा वहाँ पे जरूर दें, वहाँ पे उसको डाटा जरूर दें। और दूसरा आ जाता है उसके कुछ पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म बताएं कि हाउ इट हैपन, वो कैसे होता है। सो दैट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो एक क्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, डेफिनेशन से। देन आपने डाटा दिया पेशेंट का, नंबर ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। देन आपने बता दिया मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म विच आर यू आर गोइंग टू इवेलुएट, ऐसे आपने मैकेनिज्म बता दिए। देन आपने अपनी ड्रग के बारे में, जहाँ मॉडल के बारे में, जहाँ कोई और क्लिनिकल पर्टिकुलर ले रहे हैं पैरामीटर, तो उसके बारे में बता दिया। तो इसका मतलब कि ये इसको क्रोनिकल ऑर्डर में बताना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, साइट थॉरली बट अवॉइड टू मच। दोस्तों इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, जो आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो इंट्रोडक्शन आपका है, आपके पेपर का है। और जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दें तो आपको अपना देना चाहिए, ना कि अपने कुलीग का, जहाँ किसी और का। तो इसका मतलब ये है कि जब आप
आप अपने पेपर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसमें कम से कम क्या करें, रेफरेंस ऐड करें। अदरवाइज फिर वो आपका इंट्रोडक्शन नहीं है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सम एल्स पेपर, किसी और पेपर का इंट्रोडक्शन है। तो आप उसको कम करें, अवॉइड करें और कम साइट करें इंट्रोडक्शन को। सो नेक्स्ट थिंग, लिटरेचर ऑफ रिव्यू। लिटरेचर कैसे लिखें? सो ऑलवेज करंट नॉलेज। आप जब भी लिटरेचर लें तो मैंने आपको बता दिया, सपोज यू वांट टू टेक ए लिटरेचर, आप किसी चीज़ का भी लिटरेचर लेना चाहते हैं तो आप क्या करें, यू शुड सेलेक्ट सम एरिया एज पर योर डिजीज़। जिस पे आपने रिसर्च किया है या रिव्यू किया है, आप एक गोल देख लें कि मेरे को इस एरिया से ही लिटरेचर लेना है। बिकॉज ये जो लिटरेचर है, इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड इट इज़ ए बैक सपोर्ट फॉर माई रिसर्च एंड रिव्यू। तो उसको ज़रूर देखें। पास्ट एंड प्रेजेंट, करंट का क्या चल रहा है और पहले क्या हो चुका है, इसको ज़रूर देखें लिटरेचर में। कोरिलेशन एविडेंस, और जो आपका डिजीज़ है, जिस प्रॉब्लम के आप काम करने जा रहे हैं या जिस पे आप रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, उसको कोरिलेट करें। ऐसा नहीं कि आप क्या करें, उसका पुराना मैटर ही दोबारा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख दें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे कि प्लेगरिज्म में आता है वो, तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में कि प्लेगरिज्म क्या होता है। सो नेक्स्ट इज क्लेरिफाई योर पर्पस। आप लिटरेचर में आप रिसर्च क्यों करने जा रहे हैं, जहाँ आप नया रिव्यू आर्टिकल क्यों लिखने जा रहे हैं, क्लेरिफाई करें उस प्रॉब्लम को। देन क्वालिटी सोर्स एंड वेल साइटेड। अब यहाँ पे आपको साइट करना है अच्छी तरह से। क्यों? क्योंकि जब भी आप लिटरेचर लिखते हैं तो जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, जैसे आपका थीसिस का रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, नंबर ऑफ पेजेस का होता है। जहाँ आप बुक का लिटरेचर लिखते हैं तो नंबर ऑफ पेजेस का होता है, उसको आप अच्छी तरह साइट भी करें। और दूसरा ये रहता है कि जहाँ से आप लिटरेचर ले रहे हैं वहाँ मेंशन करें कि आइदर यू हैव टेकन फ्रॉम नेशनल सोर्स, यू हैव टेकन फ्रॉम द इंटरनेशनल सोर्स, यू हैव टेकन फ्रॉम सम पब्लिश्ड बुक्स और फ्रॉम मैगजीन्स। कहाँ से लिया आपने ये? आपने पबमेड से लिया, आपने रिसर्च गेट से लिया, या किस साइट से लिया आपने, वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि सोर्स ऑलवेज मैटर। अगर आपका सोर्स अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आपका मैटर भी अच्छा नहीं है। सो नेक्स्ट इज मैथडोलॉजी। दिस इज द बॉडी पार्ट। जैसे आपका ये सेंट्रल बॉडी पार्ट है, एक रिव्यू, रिसर्च और थीसिस का ये सेंट्रल पार्ट होता है, एब्डोमिनल पार्ट। तो ये बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है आपका, ऐसे ही आपका रिसर्च का ये स्ट्रॉन्ग है, तो आपका रिसर्च रिव्यू अच्छा है। इट मीन इट इनिशिएट फ्रॉम द रिसर्च प्रॉब्लम। तो आपकी रिसर्च ऐसे ही स्टार्ट हुई थी कि आपने रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर इसलिए लिखा क्योंकि एक प्रॉब्लम था। देन मेथड, आपने मेथड कौन सा फॉलो किया? आपने जो मेथडोलॉजी फॉलो की टू क्लियर दी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए आपने जो मेथड फॉलो किया, वो कौन सा मेथड था? वो स्पेसिफिक और कंसाइज होना चाहिए। बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो। तो दोस्तों, कई बार आप क्या करते हैं, मेथडोलॉजी में आप सिंथेटिक स्कीम लिखते हैं, जहाँ आपने कोई फॉर्मूलेशन बनाया उसका मेथड लिख दिया, जहाँ आपने कोई टेस्ट किया उसका मेथड लिख दिया। तो ये मेथड क्लियर होना चाहिए, सो दैट एनीबॉडी इफ फॉलो योर मेथड दे कैन डू दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका एक्सपेरिमेंट इनकम्प्लीट हो। देन दिस विल नॉट बी ए गुड, यू कैन से मैथडोलॉजी। अच्छा मैथडोलॉजी नहीं है। रिपोर्ट और ए न्यू, ये रिपोर्टेड था जहाँ नया था। अगर नया था तो वो आपका वैलिड होना चाहिए। वैलिड कब होगा? जब वो पब्लिश हो जाएगा, जब आपने उसको प्रॉपरली देख लिया कि एज पर द साइंटिफिक रिक्वायरमेंट, ये जो मैंने मॉडल डेवलप किया है, जहाँ जो मैंने मेथड डेवलप किया है, ये साइंटिफिक नॉर्म के अकॉर्डिंग दैट इज शोइंग द गुड। तो ये अच्छा है, इसलिए आपने कहा कि एक मेथड वैलिड है, क्योंकि आप बार बार रिपीट करें, यू आर गेटिंग द सेम एंड गुड रिजल्ट्स, तो उसको आपने वैलिड कर दिया। डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, जब भी आप मेथडोलॉजी के लिए डाटा कलेक्शन करें, जब आप रिव्यू आर्टिकल के लिए डाटा कलेक्शन करें, तो डाटा अच्छे सोर्स से होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पार्ट आर द रिजल्ट एंड डिस्कशन। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो आपने काम किया है। सो
इट मस्ट प्रोवाइड द आउटकम। जब भी आप किसी का रिजल्ट पढ़ें तो रिजल्ट से हमें आउटकम पता चलनी चाहिए कि आपने प्रैक्टिकली क्या किया है। सेकंड, मस्ट बी इन द पास्ट टेंस। ये दोस्तों जरूर ध्यान रखें कि नेवर बी इन द प्रेजेंट टेंस, सो नेवर बी इन द फ्यूचर टेंस। इट डिपेंड्स विच टाइप ऑफ आर्टिकल यू आर। अगर आप फ्यूचर के लिए कुछ बताना चाहते हैं तो आप फ्यूचर टेंस के लिए बताएं, विल बी, शैल बी, लाइक दैट। बट अगर आप पहले काम कर चुके हो बाद में पब्लिश कर रहे हो, देन मस्ट बी इन वाज, वर, लाइक दैट। तो पास्ट में होना चाहिए। सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। जब भी आपका कोई रिजल्ट पढ़े उसको ऐसा लगे कि ये मेरे को पूरा समझ में आ गया। दैट शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। तो नेक्स्ट इज फुल डिस्क्रिप्शन। फुल डिस्क्रिप्शन मीन जो आप फिगर में देने जा रहे हैं। सपोज आपने कोई भी फिगर दिया है तो जो आपने फिगर और टेबल दी है वो क्लियर होना चाहिए आपका थ्योरेटिकल पार्ट से। सपोज आपके ने ये फिगर दे दिया है कि सपोज विद इंक्रीज इन द डोज रिस्पॉन्स इंक्रीजेज, अगेन वी गिव ए सेकेंड डोज रिस्पॉन्स इंक्रीजेज। सो थ्योरेटिकली यू शुड राइट इन ए वे दैट ड्रग ए इंक्रीज द रिस्पॉन्स, ड्रग बी इंक्रीज द रिस्पॉन्स बट इमीडिएटली फॉल डाउन। जहाँ आपने कोई बार ग्राफ में दिया हुआ है, सो ये आपका एक ग्रुप है, दिस इज ए सेकेंड ग्रुप, दिस इज ए थर्ड ग्रुप, दिस इज ए नॉर्मल कंट्रोल, दिस इज ए डिजीज कंट्रोल, दिस इज ए ट्रीटमेंट। तो आप इसको अच्छी तरह बताएं कि आपने क्या किया है इन द टेबल और इन द फिगर्स। देन साइटेड स्टैटिस्टिकली। एक तो वो जो आपका लिटरेचर है उसके बारे में कुछ साइटेड मटेरियल, अगर आपने सपोर्ट किया है उसको तो वो साइट भी होना चाहिए। दूसरा क्या रहता है, स्टैटिस्टिकली आपको एक सूटेबल स्टैटिस्टिकल मेथड फॉलो करना चाहिए। तो आपने अपने रिजल्ट को एनालाइज कैसे किया, दैट मीन विच स्टैटिस्टिकल मेथड यू फॉलो, क्योंकि वो डिपेंड करता है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कभी आने वाले टाइम पे कि हाउ वी सिलेक्ट टी टेस्ट, वन वे नोवा, टू वे नोवा, लाइक दैट। तो स्टैटिस्टिकल मेथड आप कैसे फॉलो करते हैं कि आपका डाटा सही से एनालाइज हो जाए। सो नेक्स्ट इज ए कंक्लूजन एंड रेफरेंसेस। सो इट मीन इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट सम ऑफ फाइंडिंग। जब भी आप कंक्लूड करें तो मैंने आपको टाइटल में बताया था कि आपका टाइटल मस्ट कंटेन हाईलाइट। ऐसे ही आपका जो कंक्लूजन है उसमें भी हाईलाइट्स होने चाहिए कि आपकी स्टडी के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से थे जो आप कंक्लूड करने जा रहे हैं। सेकंड, इट कंटेन हाईलाइट्स एंड द सेकंड थिंग इज द रेफरेंस। तो दोस्तों रेफरेंस जो है इट इज़ ए इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि रेफरेंस आपकी स्टडी को बैक साइड से सपोर्ट करता है। हमेशा जब भी रेफरेंस लें, मैं एक आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि रेफरेंस सिलेक्शन कैसे की जाती है और कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो रेफरेंसेस हैं इनको आप क्या करें, पहले ये देखें कि जिस जर्नल में आप पेपर भेजना चाहते हैं, सपोज यू सिलेक्टेड द जर्नल, तो उसका रेफरेंस का नंबर कितना मांगते हैं। दे आर रिक्वायरिंग हाउ मच नंबर। मोस्टली क्या है, रिसर्च पेपर के लिए लेस देन 50 रहता है और रिव्यू के लिए इट कैन बी 80, 100 और 150 लाइक दैट। सो रिव्यू पेपर के लिए आपका नंबर ऑफ रेफरेंस ज़्यादा रहते हैं, रिसर्च पेपर के लिए आपके नंबर ऑफ रेफरेंस कम रहते हैं, क्योंकि उसमें आपका अपना डाटा दे दिया आपने। सो इसलिए दूसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई रेफरेंस को सिलेक्ट करें तो ऑथेंटिकल रेफरेंस को सिलेक्ट करें, और जो भी आप रेफरेंस डाल रहे हैं अपने पेपर में वो ये देखें ऑथर गाइडलाइन से कि जो अंदर मैन्युस्क्रिप्ट में रेफरेंस है उसमें आपको नंबरिंग देना है, जहाँ आपको साइंटिफिकली नेम के अकॉर्डिंग लिखना है। सपोज माई नेम इज शमशेर सिंह, आई विल राइट सिंह एस एट अल, क्योंकि मेरे साथ और भी साइंटिस्ट हैं। तो इसलिए इन दो चीज़ों का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आपको रेफरेंस कैसे ऐड करना है और ऐसे ही लास्ट पे पेपर पे इसको कैसे दिखाना। लास्ट पेपर पे आप जब रेफरेंस ऐड करते हैं, आपने सारा पेपर लिख दिया है, उसके नीचे आप रेफरेंस दे रहे हो 1 2 3 4 लाइक दैट। तो दिस शुड बी इन न्यूमेरिकल फॉर्म, दिस शुड बी इन अल्फाबेटिकल फॉर्म A B C D or in some other. Mostly we follow these two orders, numerical and alphabeticals. So at the last, dear friends, there should be a ethical statement for the research. क्योंकि जब भी आपने कोई क्लिनिकल रिसर्च किया, जहाँ आपने कोई प्री क्लिनिकल रिसर्च किया, तो रिसर्च आपको पता है दोस्तों कभी भी विदाउट अप्रूवल आप स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप विदाउट अप्रूवल स्टार्ट करते हैं दैट इज़ अनएथिकल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर द क्लिनिकल रिसर्च वी टेक परमिशन फ्रॉम एथिकल कमेटी।
for the clinical work, and for the preclinical work we take permission from IAEC, that is Institutional Ethical Committee, which is under CPCSEA। तो जो कि एक जो कमेटी है CPCSEA उसके अंडर काम करती है। दिस इज द कमेटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स। तो इसका जो वर्डिंग है CPCSEA, तो ये बॉडी इसको गवर्न करती है, मेंटेन करती है। अब दूसरा आ जाता है एथिकल नंबर। जब आपका प्रोटोकॉल अप्रूव होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एथिकल नंबर दिया होगा, 1, 2, 12 और इट कुड बी मोर देन दैट। तो उसका कुछ एथिकल नंबर होगा, उसको आप जरूर मेंशन करें। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर रिव्यू पेपर बट रिक्वायर्ड इन रिसर्च एंड रिसर्च थीसिस। एंड लास्ट पे एक्नॉलेज करें, अगर आपने कहीं ड्रग का सैंपल किसी कंपनी से लिया उसको एक्नॉलेज करें, किसी ने आपकी आउटसाइड से हेल्प की है उसको एक्नॉलेज करें। जहाँ जो आपके सीनियर पर्सन्स हैं इंस्टीट्यूट्स में, कोई मैनेजमेंट है, जहाँ कोई डायरेक्टर है, जहाँ कोई और है, यू शुड एक्नॉलेज दैट पर्सन इन दैट। तो इट इज़ मस्ट। सो लास्ट जो स्टेप दोस्तों आपका आ जाता है वो आ जाता है कैप्शंस। सो कैप्शन मीन कैप्शन भी कहते हैं, लीजेंड्स भी कहते हैं। सो ये जो आपका कैप्शन और लीजेंड्स हैं ये आता है आपका एक्सप्लेनेशन अबाउट द टेबल, जो आपने टेबल दिया है रिसर्च में, जहाँ आपने कोई रिव्यू में फिगर दिया है कि पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म दिस, उसका नीचे कैप्शन दिया है। जहाँ आपने कोई रिसर्च फिगर दिया है तो उसमें कुछ डाटा, नॉर्मल कंट्रोल, डिजीज, ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड, उसके नीचे कैप्शन आता है। तो दोस्तों ये जो कैप्शन है वो अच्छा माना जाता है अगर आप कैप्शन में ये क्लियर कर दो कि व्हाट इज द पी वैल्यू फॉर एनी पर्टिकुलर ग्राफ, उसमें आप स्टैटिस्टिकल फिगर को डाल दें। अगर आप स्टैटिस्टिकल फिगर को डाल दें तो वो आपका और भी अच्छा लगेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एक तो आपने बता दिया कि हियर दिस इज द थिंग दैट वी आर फाइंडिंग दिस थिंग, आपने ये तो बता दिया है, बट उसमें आप क्या करें, स्टैटिस्टिकल फिगर जरूर डाल दें। सपोज आपने कंपेयर किया A वर्सेस B, तो A B से कितना ज़्यादा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A वर्सेस B? इट वाज 0.05, इट वाज 0.01, इट वाज 0.001। तो इसका वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंस कितना था? दैट मीन अगर दूसरी साइड देखें तो एरर कितना था उसमें। सो दैट मीन व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस, तो उसको आप जरूर दिखाएं अगर आप अपनी कैप्शन में, रिसर्च में ये चीज़ ऐड करते हैं। और दूसरा क्या रह जाता है, अगर आप रिव्यू आर्टिकल में जो कैप्शन डालते हैं, इफ योर कैप्शन इज टू लॉन्ग देन यूज सम एब्रीवेशन वर्ड्स। जैसे हिप्पोकैम्पस में आपने किया, सपोज आपने लिखा है यू आर राइटिंग हेयर दैट दिस इज माय ड्रग विच इज कॉल्ड एज ए क्वर्सिटीन। तो क्वर्सिटीन लॉन्ग है तो आपने QR लिख दिया। जहाँ आपने लिख लिया इंट्रासेरिब्रोवेंट्रिकल तो आपने वहाँ पे लिख दिया ICV। और लास्ट पे जाके आप इसको एक्सप्लेन करें कि एब्रीवेशन क्या होती हैं। तो दोस्तों आपका जो फिगर है और टेबल है ये कैप्शंस के साथ क्लियर हो जाएगा कि आप फिगर और टेबल में क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने आपको इस पूरे रिव्यू रिसर्च आर्टिकल में ये बताया है कि एक रिसर्च रिव्यू आर्टिकल के कौन से पार्ट होते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं। आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि प्लेगरिज्म कैसे चेक कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।